इतिहास के डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, यह एक दूसरा वीडियो है और इसमें मैं इतिहास के हर एक टॉपिक के मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा, जो कि इससे पहले कई सारे एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो कुछ यूपीएससी का टच करता हो और स्टेट पीसीएस को मैंने ज़्यादा फोकस किया है। उसके अलावा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जहाँ पर भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ पे इतिहास से जो प्रश्न आता है उन सबको मैंने मद्देनजर रखते हुए उन एमसीक्यूज को मैंने चूज किया है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब समझते हैं कि यह इसका दूसरा लेक्चर है। चलिए अब समझते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का राष्ट्र कैलेंडर किस संवत या युग पर आधारित है। संवत का मतलब होता है युग, समय, कि कौन सा कैलेंडर कौन सा समय में बना था, उसी समय को, उसी युग को कहा जाता है संवत। तो ऑप्शन नंबर ए कली संवत, बी शक संवत, सी विक्रम संवत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, शक संवत को ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है, जो कि 1957 में इसे भारत ने एडॉप्ट किया था। तो इसका पहले वाले को समझते हैं कि पहले इन सबको मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन करता हूं। कली संवत का सीधा संबंध है कलयुग से। कलयुग का समय का जो कैलेंडर है उन्हें कहा जाता है कली संवत। तो बी को अगर समझते हैं कि शक संवत, शक संवत का जो एक राजा था यह था कुषाण शासक कनिष्क, जो कि इसे 78 ईस्वी में इसे बनाया था। कुषाण शासक कनिष्क ने ही शक संवत को बनाया था 78 ईस्वी में। अब विक्रम संवत का जो संबंध है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका जो संबंध है, गुप्त वंश का एक राजा था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि 57 बीसी में इस संवत को या इस कैलेंडर को बनाया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। सिंधु सभ्यता को आधि ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें जो अवशेष पर पाए गए, मतलब किसके अवशेष पर पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें लिखित रूप से जो भी मिला है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में हमें जो भी चीजें मिली हुई हैं, जो लेखन में, वो हमें मिला हुआ है एक भावनात्मक चित्र में। उस चित्र है जो कि कोई शब्दों में नहीं है। जो भी हमें, जैसे कि आज हम शब्दों में जैसे ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में हो गया, उर्दू में हो गया, या फिर किसी भी भाषा में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमें लेखन मिला है, हमें भावनात्मक चित्र के रूप में हमें मिला है। तो वो चित्र लगभग कितने थे, वो है 250 के आसपास। अभी प्रेजेंट में सिर्फ 80 से लेकर के 100 भावनात्मक चित्र को ही पढ़ा जा चुका है, लेकिन बाकी अब तक पढ़ा नहीं गया है। इसके भावनात्मक चित्र को जब तक हम पढ़ नहीं सकते तब तक सिंधु घाटी सभ्यता को, चीजों की लिखी हुई चीजों को हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए आदि ऐतिहासिक कहा जाता है कि जो भी हमें वहां लिखित में मिला है उसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इट इज स्टिल जो है अनडेसिफर्ड है, जिसे हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेखन, बी कला, सी तांबा, डी मिट्टी के जो बर्तन बनाने का जो बर्तन था, जो वहां का कला, तांबा, इन सब चीजों का सबने समझ लिया है कि उसका जो बनाने का जो तरीका था, हमने सब समझा कि ये कौन से जो पद्धति से बनाया करते थे, इसका आर्ट का क्या सिस्टम था, मिट्टी का बर्तन अलग अलग हमने देखा, वो सब समझ गए हैं। लेकिन आज तक हमने से लेखन को नहीं समझ पाए हैं कि जो भी उन लोगों ने उस समय लिखा आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। सिर्फ 100 से 80 ही ऐसे भावनात्मक चित्र है जिसे अब तक पढ़ा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि इतिहास की अवधियों को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजन करने की प्रवृत्ति किसने शुरू की थी। मतलब कि इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में विभाजन करने का श्रेय किनको जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, बी प्लिनी, सी सिसरो, डी सेलेरियस। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी सही रहेगा। अब एक एक एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। द हिस्ट्रीज नामक किताब इसने लिखी थी। प्लिनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिया नामक किताब लिखी थी प्लिनी ने। सिसरो जो है एक रोम का बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे और ये जो शाही फैमिली से भी इनका संबंध है। और रही बात डी सेलेरियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट का नाम है ट्राइपार्टाइट
डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इतिहास का त्रिपक्षीय इतिहास का त्रिपक्षीय विभाजन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सेलेरियस, और इसी सिद्धांत के माध्यम से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को जो है विभाजन किया था। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। ये सेलेरियस ने ही दिया था दुनिया में सबसे पहले। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल समाप्त हो जाता है और इतिहास शुरू होता है जब। तो ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य जब चलना सीखा। बी, मनुष्य ने एक दूसरे से बात करना सीखा। सी, मनुष्य ने लिखना सीखा। डी, मनुष्य ने घर बनाना सीखा। तो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, मनुष्य ने लिखना सीखा। तभी से प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल जो है समाप्त हो जाता है और ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। हालांकि एक प्रश्न में थोड़े से, हालांकि ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन थोड़े से यहां पर ये होगा कि ऐतिहासिक काल में भी आज ऐतिहासिक काल जो वो ऐसा पहला काल था जहां पर मानव ने, इंसान ने सबसे पहले लिखना सीखा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो इस हिसाब से ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, जब मनुष्य ने लिखना सीखा। याद रखना है, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। ये कई बार पूछ चुका है। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5 को। 5 क्या कहता है कि कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। बी, चट्टान। सी, पौधा। डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा जीवाश्म। जीवाश्म, फॉसिल। इसका ये जीवाश्म या फॉसिल वो चीज होती है जो हजारों करोड़ों साल तक कोई बड़ा सा जानवर हो, या समंदर का जानवर है, या फिर धरती के ऊपर कोई सा भी बड़ा जानवर हो, पेड़ पौधा जब करोड़ों हजारों करोड़ों साल तक जब जमीन के नीचे में रह जाता है, तब वही मरी हुई चीजें जो है वो फॉसिल में बदल जाता है। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, वो ऐसे चीज है, ये जीवाश्म, ये सारी चीजों को ही जीवाश्म कहा जाता है। कोयला अलग हो गया, पेट्रोलियम अलग हो गया, उस यही दोनों चीजों को फॉसिल कहा जाता है, जो कि हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं कि अगला वाला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, तैलप सेकंड। बी, विक्रम आदित्य 6। सी, सोमेश्वर फर्स्ट। डी, सोमेश्वर सेकंड। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा विक्रमादित्य 6 के द्वारा ही चालुक्य विक्रम संवत जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत की गई थी। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किसे नया संवत या फिर नया कैलेंडर के रूप में, या फिर जो नया कैलेंडर का शुरुआत करने का श्रेय जो है किसे जाता है। सबसे नया कैलेंडर किसने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। बी, विजयसेन। डी, देवपाल। सी, देवपाल। डी, लक्ष्मण सेन। तो इसका उत्तर है लक्ष्मण सेन ने ही सबसे लेटेस्ट, सबसे नया जो है वो संवत दिया था, युग में दिया था। मतलब सबसे नया कैलेंडर देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लक्ष्मण सेन को। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 8 को। चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। चालुक्य विक्रम संवत का मतलब होता है चालुक्य विक्रम कैलेंडर की बात चल रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए, तैलप सेकंड, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 1, सोमेश्वर 2। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा विक्रमादित्य 6 ने ही चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 9 को। कार्बन डेटिंग प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। बी, वीए स्मिथ। सी, हेगल। और डी वह है विलार्ड लिब्बी। तो इसका उत्तर रहेगा विलार्ड लिब्बी। विलार्ड लिब्बी ने ही C14 जैसे जो टेक्नोलॉजी थी या फिर कॉन्सेप्ट था इसने ही दिया था, जिससे कि हम लोग जैसे जीवाश्म जैसे चीजों को पता लगाया जा सकता है, या फिर कोई भी मरी हुई चीज हो, कोई जैसे कि अलग अलग सभ्यता की चीजें अब हमने खोजना शुरू किया है, जैसे किसी इंसान का हो, अलग अलग जानवर का हो, और या फिर कोई बर्तन हो, कोई चीज हो। तो ऐसे जो लंबे समय तक जो मिट्टी के नीचे में जो ढक चुका था, ऐसे चीजों का जो एज है, जो उसकी उम्र है, वो पता लगाने के लिए C14 का इस्तेमाल करते हैं। विलार्ड लिब्बी ने इसकी शुरुआत की थी। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। वीए स्मिथ ने एक किताब लिखी थी, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द अर्ली
हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक किताब लिखी थी, वो था वी ए स्मिथ। और इसे स्मिथ ने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो अब समझते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 और यह आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संवत को कलचुरी संवत कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग कलचुरियों द्वारा किया गया था। कलचुरी जो है आज का समय में अगर गुजरात थोड़ा बहुत जो है वो पोर्शन है मध्य प्रदेश का, ऐसे ही जगह पर कलचुरी एक एम्पायर हुआ करता था इसी जगह पर। और ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी त्रैकुट संवत या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वो रहेगा त्रैकुटा या त्रैकुट संवत। ये संवत ऐसा है जो कि कलचुरी के जो राजा थे वो या फिर वहां का जो साम्राज्य था इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करता था। यहाँ पे जो है ये आखिरी सवाल है। अब हमारी मुलाकात जो होगी वो अगले वीडियो में होगी।